एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की हरियाणा जीके की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 6 तक जो चैप्टर थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह और भी जो अलग अलग क्वेश्चंस थे सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। ये सारे हैं PYQ जो आज तक HSSC ने हमसे पूछे हैं, चाहे वो CET में पूछे हो, जैसे देखो CET का क्वेश्चन है इसमें, या फिर कोई और पहले जो HSSC लेती थी उस एग्ज़ाम में पूछे गए हो। सारे के सारे इम्पोर्टेंट PYQ हम कर रहे हैं। साथ के साथ हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी इसमें अच्छे से दे रखी है। ठीक है, तो डिटेल में हम सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। क्लास की PDF आपको मिलेगी नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसके अलावा जो कैंडिडेट पहली बार यूट्यूब पर हमारी क्लासेस देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कंटेंट ईजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं और सभी क्लासेस चैनल पर डाल रखे, आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी की क्लास भी डाल रखी है, 1-2 क्लासेस वो भी देख सकते हैं, और भी GS की क्लास हमने डाल रखी है। तो चलिए, हरियाणा GK का जो सेशन चल रहा था 6 चैप्टर हो चुके हैं, आज 7वां चैप्टर है और इसका नाम है हरियाणा के खेल कूद, अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं। खेल कूद का तो लगभग हमने पहले चैप्टरों में कर चुके हैं, पहले भी बहुत बार। तो इसमें खेल कूद के थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा की अर्थव्यवस्था से संबंधित और लास्ट में देखेंगे हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, ये 3 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे आज के चैप्टर नंबर 7 में। तो चलिए फटाफट से चैप्टर 7 हम शुरू करते हैं। 3 टॉपिक होंगे इसमें, खेल कूद का होगा, एक इकोनॉमिक्स का होगा और एक कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा की। इनसे संबंधित जो भी PYQ, जो भी HSSC ने आज तक हमसे पूछे हैं वो सारे इसमें हम देखेंगे। चलिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नॉलेज सबको। ठीक है, सभी, और अपने साथियों को भी रेफ़र कर देना, शेयर कर देना। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा खेलकूद। खेलकूद का टॉपिक हम आज का पहला टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गरिमा चौधरी, और ये क्वेश्चन CET प्री जो 2023 में हुआ था ग्रुप D का, उसमें पूछा गया था। ये गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जूडो, कबड्डी, कुश्ती या फिर तीरंदाजी? तो गरिमा चौधरी जो है ये जूडो से संबंधित है, जूडो से ये संबंधित है। डिटेल में देखें तो गरिमा चौधरी एक भारतीय जूडो खिलाड़ी है। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में महिला 63 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। देखो, 2023 का CET में पूछा गया क्वेश्चन, मेडल इसने 2019 में जीता था। इम्पोर्टेंट क्या है इस प्लेयर का नाम, क्यों? क्योंकि जूडो में भारत के गिने चुने ही खिलाड़ी हैं। तो गरिमा चौधरी जूडो से संबंधित हैं। अगला है प्रश्न, और ये भी देखो CET प्री में पूछा गया था ग्रुप D वाले में। क्वेश्चन क्या है कि 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताने कौन सी सही है। पहला कि हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी एक भी नहीं जीती, कभी नहीं जीती, गलत है। हरियाणा ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीत रखी है, पहली स्टेटमेंट गलत हो चुकी है। दूसरी क्या है, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, दूसरी सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें क्वेश्चन ये भी है कि रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों ही जो ट्रॉफी हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए है और ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए है। हरियाणा ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीत रखी है, एक बार ईरानी ट्रॉफी जीत रखी है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगी, केवल 2 स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज, भाला फेंक, कुश्ती या फिर मुक्केबाज? ये भी सीईटी में अब हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो योगेश्वर दत्त है वो कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से। भाला फेंक में सभी को एक नाम याद रखना चाहिए, नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनको खेल रत्न अवार्ड अभी दिया गया था। देखो हरियाणा के कुछ खिलाड़ी क्रिकेट से कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन ये कपिल देव को कहा जाता है। मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह, कविता चहल। कुश्ती में योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। निशानेबाजी में गगन नारंग और सीमा अंतिल। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? एक गांव का नाम है भैंसवाल कला, जो भारत और हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देता है। तो ये किस जिले के अंदर है? भिवानी, सोनीपत, रोहतक या फिर करनाल? तो जो भैंसवाल कला है ये है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो योगेश्वर दत्त जो पहलवान है वो सिर्फ वो भैंसवाल कला से ही संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? यानी किस स्थान पर भारतीय महिला हॉकी की सबसे ज़्यादा खिलाड़ियां हैं, किस स्थान से, किस जगह से हैं? पंचकुला, फरीदाबाद, शाहबाद, गुड़गांव। देखो भारतीय हॉकी की बात हो रही है, हरियाणा के तो है ही। भारतीय हॉकी इंडिया की टीम में सबसे ज़्यादा हरियाणा की खिलाड़ी हैं, और हरियाणा में भी किस स्थान से हैं? शाहबाद से। शाहबाद मारकंडा जो जगह है वहाँ से सबसे ज़्यादा हॉकी की खिलाड़ी निकलती हैं, और ये सारे क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए हैं लगातार। शाहबाद को भारतीय महिला हॉकी का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। शाहबाद में महिला हॉकी मार्कंडेश्वर एकेडमी की इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ियों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस एकेडमी से खेलने वाली 3 महिला खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है इंडिया हॉकी टीम की। ठीक है, तो ये है मारकंडा, शाहबाद मारकंडा। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, तो आपको ये बताने 4 प्लेयर हैं, तो इनमें से कौन सा प्लेयर हरियाणा से नहीं खेला? बात सिर्फ इतनी सी है, 4 प्लेयर हैं, कौन सा हरियाणा का नहीं है इनमें से? तो इसमें से जो मनिंदर सिंह है वो हरियाणा से नहीं है, बाकी कपिल देव भी हरियाणा से, सरकार तलवार भी और राजेंद्र गोयल भी। सीईटी 2023 वाले में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी फिलहाल जो हुआ था पीछे वाला उसमें ही। तो ये मत सोच लेना क्या क्वेश्चन होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि सीईटी में ही पूछे गए हैं क्वेश्चन। मनिंदर सिंह जो है ये राजस्थान से खेलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले में जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? झज्जर जिले में एक स्टेडियम था जहानारा बाग, उसका नाम क्या कर दिया? हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम या फिर राव तुलाराम स्टेडियम? और ये क्वेश्चन पूछा था सीईटी का मेंस जो हुआ था ग्रुप 56 का, उसमें पूछा गया है। ये HSSC सीईटी मेंस हुआ था ग्रुप 56 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। जहां आरा बाग का स्टेडियम जो है, जहांरा बाग स्टेडियम, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर रख दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम उसका नाम रख दिया है। नाम कब बदला था? 6 मार्च 2022 को। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ऊपर वाला पॉइंट याद रखना, झज्जर जिले का जहांरा बाग स्टेडियम था, उसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया 6 मार्च 2022 को। अगला है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी या फिर हॉकी? तो विनेश फोगाट है कुश्ती से। विनेश फोगाट पे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है,
क्योंकि ये ओलंपिक के फाइनल में ओवरवेट की वजह से बाहर हो चुके थे। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता विनेश फोगाट से संबंधित भी, और चरखी दादरी की रहने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? देखो, कबड्डी और कुश्ती में कंफ्यूज मत हो जाना, कबड्डी कुश्ती इनमें कंफ्यूज मत होना। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल है, राजकीय खेल है कुश्ती। राजकीय खेल हरियाणा का है कुश्ती, ध्यान रखना, कबड्डी नहीं है, कुश्ती आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नाहर सिंह स्टेडियम। देखो, राजा नाहर सिंह से जो भी संबंधित कुछ भी नाम आए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो नाहर सिंह का सीधा सीधा संबंध है फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। अगर नाहर सिंह का जिक्र आए कहीं भी, नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, कुछ भी, तो सीधा सीधा संबंध होगा उसका बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। इसमें पूछा गया नाहर सिंह स्टेडियम यानी कि म्यूर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है, और ये क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा गया है। नहीं आता तो फरीदाबाद निशान लगा देना नाहर सिंह नाम देखते ही। कुछ ऐसे फिक्स नाम हैं जो किसी जिले या स्थान से जुड़े होते हैं। तो नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में स्थित है, पहले इसका नाम म्यूर स्टेडियम था। ठीक है, इसे 1981 में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज एक ही जिले से थे, किस जिले से थे? तो देखो, मुक्केबाज की बात हो और हरियाणा की बात हो, तो हरियाणा में मुक्केबाजी का हब जो कहा जाता है वो कहा जाता है भिवानी को। सबसे ज़्यादा मुक्केबाज कहाँ से आते हैं? भिवानी से ही आते हैं। तो 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो 5 बॉक्सर थे हरियाणा के, और उसमें से 4 थे जो थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के थे। 5 में से, टोटल इंडिया के 5 थे, 5 में से 4 हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से थे। अब आपको बताना इनमें से कौन सा मुक्केबाज है जो भिवानी से संबंधित है, यानी कि 3 मुक्केबाज जो भिवानी से, एक नहीं है। विजेंद्र सिंह भी भिवानी से है, जगदीश सिंह भी और दिनेश भी। मनोज कुमार है, ये भिवानी से नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ये कैथल से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया? स्टेट ग्रैंड मास्टर यानी कि जो चेस में होता है स्टेट ग्रैंड मास्टर, स्टेट लेवल का यानी कि हरियाणा का। हिमांशु शर्मा, आर्यन चोपड़ा, श्रीनाथ नारायण या स्वप्निल धोपड़े? तो हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया? तो वो है हिमांशु शर्मा को। रोहतक से रहने वाले हिमांशु शर्मा को पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया था। ठीक है, कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्रिकेटर हरियाणा से नहीं है? हरियाणा से संबंधित कौन सा? देखो, जोगिंदर शर्मा भी हरियाणा से है, कपिल देव भी हरियाणा से है, अजय रात्रा भी, हरभजन सिंह, देखो आपको नाम से ही पता लग, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। हरभजन सिंह पंजाब से है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, हरभजन सिंह पंजाब से है। कौन सा मुक्केबाज हरियाणा से है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गया? ये इंपॉर्टेंट है, पेशेवर मुक्केबाज बन गया, और वो है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह हरियाणा के हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। अब ये पेशेवर मुक्केबाज बन गए हैं। तो ये तो 15 क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आप ये मत करना इतने कम क्वेश्चन, क्योंकि पहले की जो क्लासेस थी उनमें भी हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करवा चुके हैं। अलग अलग गेम्स के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए स्पोर्ट्स से पहले जो भी पूछे गए हैं। जो खेल रत्न, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो सारे जो खेल कूद से संबंधित पर्सन थे वो हमने पहले की क्लासेस में कर रखे हैं। इसमें तो कुछ गिने चुने 10-15 क्वेश्चन ही दिए गए थे जो रह गए थे। ठीक है, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड, ये है हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं। राज्य की कल्याणकारी योजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है। हरियाणा की जो प्रमुख योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनसे संबंधित। तो फटाफट से देखते हैं हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं HSSC के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 16 से है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? 18 साल तक की आयु के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, नेहरू बाल स्वास्थ्य योजना, देवीलाल बाल स्वास्थ्य योजना या फिर अमृत कौर बाल स्वास्थ्य योजना। तो वो जो योजना है वो है इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। डिटेल में इसमें हम देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। इसके तहत 2 आयु वर्ग बनाए गए हैं। पहले बनाए गए 6 से 12 साल और दूसरा आयु ग्रुप एज ग्रुप बनाया गया है 12 से 18 साल। इस योजना को शिक्षा विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। ठीक है, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। 18 साल तक के बच्चों को इसमें देना, 6 से 12 और 12 से 18 2 ग्रुप बनाए गए हैं उम्र के। प्रश्न नंबर 17 है, हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका करने के लिए किस प्रकार से स्टार्ट करे हरियाणा, जो पहला राज्य बन गया। ई पंजीकरण कर दिया या फिर बायोमेट्रिक कर दिया, फिर आधार से जोड़ दिया या फिर हेल्थ प्रमाण पत्र दे दिया। तो हरियाणा सरकार ने जो जन्म पंजीकरण होता था उसको आधार सक्षम बना दिया है। आधार से डायरेक्ट लिंक कर दिया है, होते ही बच्चे का आधार कार्ड बना दिया जाएगा। ये हरियाणा में कर दिया है। अगला है प्रश्न 18, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया है? गेहूं और दालों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये दोनों ही एक से ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो इसमें जो हरियाणा ने शुरू किया वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 2007 में हरियाणा में गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये शुरू किया गया था 2007 के अंदर, खाद्य पदार्थों गेहूं और दाल के उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में INRMP इसकी फुल फॉर्म क्या है? INRMP की फुल फॉर्म क्या है? तो INR इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। पॉवर्टी रिडक्शन यानी कि गरीबी कम करने का। एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी न्यूनीकरण परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा के जंगलों और बंजर भूमि का पुनर्वास करना और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण समुदायों की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, INRMPRP। अगला है प्रश्न नंबर 20। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका। म्हारा गांव जगमग गांव योजना क्या है, कब प्रारंभ की गई थी? म्हारा गांव जगमग गांव ये सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है हरियाणा की। म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1 जुलाई 2015 से। 1 जुलाई 2015 से म्हारा गांव जगमग गांव परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, मतलब गांव में लगातार बिजली देने के लिए, निर्बाधित गांव में बिजली 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, 24 घंटे बिजली के लिए 5569 गाँव को इसमें शामिल किया गया था। म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015। अगला क्वेश्चन है कि म्हारा गांव जगमग गांव में लगभग कितने गांव शामिल हो चुके हैं?
तो लगभग सारे गांव इसमें आ चुके हैं, लगभग 6000 गांव। सीटी प्री में पूछा गया था ये। मारा गांव जगमग गांव योजना में कितने गांव कवर हो चुके? 6000 लगभग सारे। शुरू में जब शुरू की गई थी 2015 में, जब 5500 कुछ गांव इसमें शामिल थे, 5569 गांव। अब इसमें 6000 से भी अधिक गांव इसमें शामिल हो चुके हैं, लगभग सारे गांव इसमें आ चुके हैं। ये 2022 देखो, सीईटी का जो पहली बार हुआ था ना 2022 का, उसका डाटा है ये। सीईटी 2022 में पूछा गया था कि 2022 तक कितने गांव जोड़ दिए गए थे मारा गांव जगमग गांव योजना में, तब थे 5569। अब लगभग 5700-5800 जो गांव हैं, यानी कि लगभग 6000 के तकरीबन सारे गांव इसमें कवर कर लिए गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर है? को इंडिया का है और ये है हरियाणा के अंदर। सबसे आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर है? हसनगढ़, रोहतक, नूह, मेवात, हसनपुर, सोनीपत या फिर गरौंडा करनाल। देखो हसनगढ़ मच्छकर वो है हसनपुर। आधुनिक जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो है हसनपुर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आधुनिक आंगनवाड़ी जो केंद्र है हरियाणा में वो है हसनपुर गांव में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिटेल में इसमें दिया है, केंद्र सरकार ने 2015 में हसनपुर गांव, सोनीपत, हरियाणा देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र AWC लॉन्च किया। यह सुविधा 12 लाख रुपए की लागत से निजी खनन कर्म वेदांता के साथ साझेदारी में बनाई गई है। 4000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 1975 में बालक भूखे और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसको आंगनवाड़ी जो सिस्टम चलाया गया था। तो सबसे आधुनिक जो आंगनवाड़ी है वो हरियाणा के अंदर सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में है। 2015 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, और ये उस समय का है 2016 के हिसाब से ही। जो आदर्श ग्राम योजना शुरू करी थी तो हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए थे? तो वो हरियाणा के 15 सांसदों ने गांव गोद लिए थे। जो सारे सदस्य थे ना, 10 राज्य लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, सभी सांसदों ने गांव गोद लिए थे। अगला है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित की जाती है जो निम्नांतर है कि जो स्कॉलरशिप होती है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र स्कॉलरशिप है, ये किन छात्रों को दी जाती है? SC ST को, या फिर केवल ST को, या फिर बैकवर्ड क्लास को, या फिर SC या फिर BC को? तो ये SC BC को दोनों को ही ये दी जाती है। ठीक है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को ये दी जाती है। अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियों के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, जो स्कॉलरशिप होती है ये। और ये शुरू की गई थी 2005 और 6 के अंदर। इस योजना को 2009 में संशोधित किया गया और इसे ग्रेजुएट तक बढ़ा दिया गया। पहले स्कूल वालों को दी जाती 10वीं 12वीं तक के बच्चों को, अब ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी दी जाने लगी स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप है ये। 9वीं से स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री कक्षाओं तक 8000 से 12000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अंदर 8000 से 12000 हर साल के डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र जो स्कॉलरशिप है वो। अगला प्रश्न नंबर 26। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है, यानी कि एक स्कीम है दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय स्कीम। इसमें जो फाइनेंशियल जो सहायता मिलती है, जो पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? नाबार्ड देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, केंद्र सरकार, या फिर राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों 50-50 करती है। तो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, इसमें जो पैसे देता है वो सारा नाबार्ड देता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो होता है नाबार्ड, वो नाबार्ड सारे पैसे इसमें लगाते, फाइनेंशियल पैसे दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना नाबार्ड के द्वारा इसमें सहायता की जाती है, वित्तीय सहायता। इसमें राज्य सरकार ने 3000 से लेकर 10,000 लोगों की आबादी वाले 1500 गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना के अनुसार सरकार गांव में भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ही सामाजिक और आर्थिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना नाबार्ड की सहायता से ये चल रही है। अगला है प्रश्न 27 नंबर। हरियाणा सरकार की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? हरियाणा सरकार की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? लालन पालन योजना, अपनी बेटी अपनी शिक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या फिर मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना? उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर, और यह मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 2014 में शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के निवासियों को बीमा देती है? एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसमें किस आयु वर्ग के लोग शामिल हैं? तो इसमें जो शामिल है वो 18 से 70 साल के। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 साल तक के लोग इसमें शामिल हैं। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए निवासियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक रखी गई है। इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर अधिकतम 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस बीमा राशि में 12 रुपये वार्षिक थी, जो मई 2022 में बढ़ाकर 20 रुपये है। पता है क्या है ये? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो चलाई गई थी जिसमें हर साल आपको 12 रुपये भरने थे सिर्फ, और एक्सीडेंट होने पर आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, जो बाद में इसको 20 रुपये पर मंथ कर दिया गया था, और पर ईयर कर दिया था, वो बंद कर दिया। हालांकि मतलब जिसकी चल रही है उसकी चल रही है, नई अब नहीं है इसमें। प्रश्न 29 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी? ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये लॉन्च करी थी। 30 अलग अलग डिपार्टमेंट की सारी योजनाओं को एक जगह पर देने के लिए एक नई जो ऐप चलाई थी, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट की एक जगह जानकारी मिलेगी, और वो है ई सेवा मोबाइल एप्लीकेशन 2017 में लॉन्च की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? एक कौन सी योजना या परियोजना चलाई गई है जो बच्चों की स्थिति में सुधार किया जाएगा? ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। एकीकृत बाल विकास परियोजना, नव प्रवर्तन बाल विकास परियोजना, भारतीय बाल विकास परियोजना या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास परियोजना? ये हरियाणा में चलाई गई है। तो ये जो योजना चलाई गई है वो है एकीकृत बाल विकास परियोजना। इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा ये दी जाएंगी। अगला है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू करी थी? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था। बीपीएल में जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए एक योजना शुरू करी थी, वो कौन सी थी? भाग्य ज्योति, बेटी पढ़ाओ, अन्न भाग्य या फिर तीर्थ दर्शन? तो ये योजना शुरू करी थी तीर्थ दर्शन। जो बीपीएल परिवार हैं, उनके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको सरकार मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएगी, तीर्थ दर्शन उनको करवाएगी। और तीर्थ दर्शन योजना शुरू करी गई थी 3 मार्च 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। सरकार 70% खर्च करेगी और शेष 30% लाभार्थी इसका खर्च करेंगे। यानी कि किसी तीर्थ यात्रा पर 100 रुपये खर्च होते हैं तो 70 रुपये सरकार देगी और 30 रुपये उस व्यक्ति विशेष को देने होंगे। अगला है प्रश्न, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किन के लिए है? तीर्थ दर्शन योजना किन के लिए है? वरिष्ठ नागरिक के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, निराश्रित महिला या फिर पूर्व सैनिक? तो तीर्थ दर्शन योजना जो है ये है सीनियर सिटीजन के लिए।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जो बीपीएल परिवार में जो आते गरीबी रेखा के अंदर, उनके लिए चलाई गई है। अगला है प्रश्न नंबर 33। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001, 2, 3 या 5? तो जल संरक्षण मिशन जो है वो 2001 में प्रारंभ किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, ये 52वां हरियाणा जो जल दिवस का हरियाणा का जो 52वां उत्सव था, उस पर ये मिशन लॉन्च किया गया था। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? संत गुरु रविदास सहायता योजना किन के लिए थी? छोटे कारीगरों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, चित्रकारों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो संत ये थी छोटे कारीगरों के लिए, संत गुरु रविदास सहायता योजना। ये 2018 में ये लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत छोटे दस्तकारों और महिलाओं को बिना ब्याज के 2500 रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई थी। ये 2018 का डाटा है, उस समय की योजना है, संत गुरु रविदास सहायता योजना। अगला है क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जे.के. बिड़ला, बाबा सरवणनाथ, बाबा तारकनाथ या फिर बाबा शिवगिरी? सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बीच में है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीचों बीच है भगवान शिव में, भगवान शिव का मंदिर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा में किस वर्ष डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया था। सीईटी का जो पहले वाला सीईटी हुआ था उसमें पूछा गया था ये। डीबीटी कब शुरू हुई थी? डीबीटी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2011, 12, 14, 15। तो ये हुई थी 2013 के अंदर। 2013 के अंदर डीबीटी योजना का शुभारंभ किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना अब ये 2005-2006 की स्कीम है, लेकिन पूछी गई थी पिछले वाले सीईटी के अंदर। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना जो शुरू की गई थी वो 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई। हरियाणा राज्य में वृद्धा अवस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिस परिवार में केवल लड़की या लड़कियां हैं 300 रुपये प्रति माह प्रति परिवार को पेंशन दी जाती है। 1 अप्रैल 2021 से यह धनराशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। ठीक है, जिस परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है कमाने वाला, तो उनको हर महीने पेंशन दी जाएगी। 2500 रुपये पर माह के हिसाब से पेंशन जो मिलती है वो दी जाती है। इसमें कंडीशन क्या है? इस योजना के अंतर्गत माता पिता की आयु 45 साल पूरी होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 साल तक की अवधि के लिए ले सकता है, यानी कि माँ बाप की उम्र 45 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 38। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किनके लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई है? पत्रकार महिलाएं, तो पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये उस समय का तत्कालीन डाटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? ग्रामीण घर योजना, शहरी विकास योजना, नगर विकास योजना या फिर मंगल नगर विकास योजना? तो ये जो योजना है वो है मंगल नगर विकास योजना। हरियाणा सरकार द्वारा
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मंगल नगर विकास योजना, एक नई योजना की घोषणा 2017-18 में की गई थी। ठीक है, और इसमें हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महान नेता डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर इस योजना की घोषणा की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा में बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? युवा हमारा, रोजगार हमारा, एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग, सक्षम युवा योजना या फिर रोजगार सेवा योजना? तो जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए चलाई गई थी सक्षम युवा योजना। सक्षम युवा योजना, और ये कब चलाई गई थी? 1 नवंबर 2016 को। ठीक है, और इसके लिए एक व्यक्ति को अधिकतम 3 साल के लिए ही लाभ मिल सकता है। सक्षम युवा योजना 2016 में चलाई गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 41। हरियाणा किस स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? महिलाओं को मुफ्त शिक्षा जो प्रदान करते हैं कि लड़कियों को कौन सी लेवल तक? 10वीं तक, 12वीं तक, कॉलेज तक? तो ये है बैचलर डिग्री, कॉलेज तक। BA, BCom, BSc वगैरह को जो करेगी, स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 42। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, और यह लागू की थी 1 जनवरी 2006 से। 1 जनवरी 2006 से जिस परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं उनको दी जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 43। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे SC कैटेगरी के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? अस्वच्छ व्यवसाय में लगे जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल जो सुविधा हो किस जगह है? अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, सभी। तो सभी जगह पर उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? 4 परियोजना है, इनमें से बताने की एक परियोजना है जो हरियाणा के, बाकी सेंटर की है। समेकित बाल विकास परियोजना, बाल स्वास्थ्य परियोजना, शिशु पोषण परियोजना या फिर असहाय बाल विकास परियोजना? हरियाणा राज्य से जो संबंधित है इनमें से वो आपको बतानी है। तो हरियाणा राज्य द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है समेकित बाल विकास योजना। इसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना है जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला है, हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से? हरियाणा कौशल विकास का मतलब है टेक्निक से। तो ये किस विभाग से होगा? टेक्निकल एजुकेशन से, तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित है हरियाणा कौशल विकास। इसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और आदि टेक्नोलॉजी की फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, हरियाणा कौशल विकास योजना के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, फिलहाल तो सभी के लिए 112 हो तो डायल 112 कॉमन हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है? तो महिलाओं के लिए जो नंबर है वो है 1091 1091। ठीक है, 1091। अगला है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 31,000, 51,000, 41,000 या फिर 11,000? तो ये राशि प्रदान की जाती है 51,000 रुपये की। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 51,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। जैसे अगर कोई विधवा महिला है उसकी बेटी के लिए 51,000, SC ST की जो महिलाएं अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 71,000 रुपये, जनरल कैटेगरी की जो पिछड़े वर्ग की जो लड़कियों की शादी के लिए 11,000 और महिला खिलाड़ी की शादी के लिए 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। फरवरी 2017 में नाबार्ड ने
पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार का कितना करोड़ रुपए दिए थे? तो वो दिए थे 157 करोड़। नाबार्ड ने दिए थे पेयजल आपूर्ति के लिए 157 करोड़ रुपए दिए थे। ये है क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 49। देवी रूपक योजना कब आरंभ की गई थी? देवी रूपक योजना क्या है, कब आरंभ की गई थी? देखो इसका नाम में ही है देवी रूपक, देवी का रूप, यानी कि लड़कियों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, लड़कियों को बचाने के लिए। 25 सितंबर 2002, 25 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2002 या फिर 1 अप्रैल 2002। देवी रूपक योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव समाप्त करने तथा स्त्री पुरुष के अनुपात को संतुलित करने के लिए 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना आरंभ की गई थी। देवी रूपक योजना आरंभ कब की गई थी? 25 सितंबर 2002 को। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को, 2002 का डाटा है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमने पढ़ी थी 25 सितंबर 2002। कारण क्या है? तो हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना, यानी कि लड़कियां और लड़कियों का अनुपात बनाए रखना। ठीक है, 25 सितंबर 2002 को चलाई गई थी योजना, उनमें भेदभाव खत्म करना, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। तो ये आज के 50 क्वेश्चन हैं हमने जो करे हैं इस क्लास के अंदर। चैप्टर 7 के हमने 50 क्वेश्चन आज की क्लास में करे हैं। ये हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं जो हैं उनके बारे में हमने देखा है। साथ के साथ कुछ खिलाड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन जो बच गए थे वो हमने इसमें देखे हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। आप नॉलेज हब ज्वाइन जरूर कर लेना और यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो फिलहाल यही सारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास के अंदर। कल हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। ये सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने आज तक पूछे हैं। सीईटी के पेपर है, कोई भी पेपर हो जो एचएसएससी ने लिया है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।